हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप जेईई अकाउंट्स और ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई श्योर कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मेरे साथ बने रहें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शुरू करने से पहले आप सभी को गैप के बारे में पता होना चाहिए कि गैप क्या होता है। गैप के बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गैप क्या होता है। तो इस वीडियो में भी हाईलाइटेड सा एक आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा कि गैप क्या होता है। देखिए गैप क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। हाईलाइटेड मीनिंग आप इसका रख सकते हैं कि ये एक तरह की अथॉरिटी या फिर बॉडी है या फिर गवर्निंग बॉडी है जो हमारे अकाउंटिंग है ना, जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग कर रहे हैं लोग, उन सभी के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे उनके लिए क्या करते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स को बनाते रहते हैं। ठीक है। तो आप इसको गवर्निंग बॉडी की तरह एक तरह ले सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम क्या कर रही है, अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स की या फिर अकाउंटिंग की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर रही है। ओके। ठीक है। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखी है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या ये जो बॉडी है, ये कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। ठीक है। ये फॉलो को बताती है लोगों को या बिजनेसेस को कि इस तरह की तुमने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के, इनको ऐसे फॉलो करना है। ठीक है। कब फॉलो करना है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के पूरे सिस्टम को फॉलो करोगे, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप प्रिपेयर करोगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड जरूर लिखना है। ठीक है। ओके। तो जनरली जो गैप हमारा है वो दो चीज़ों से मिला के बनता है। एक है उसमें अथॉरिटेटिव बॉडीज़ या फिर अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या बोर्ड जिसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है। और एक उसमें होते हैं कॉमन एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली जो लोग या फिर नॉर्मली जो बिजनेस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स को, उनका मतलब नॉर्मल जो वो यूज़ करते हैं मतलब उसको बनाते वक्त। ठीक है। और है जो अथॉरिटी आपको बताई जाती है, अथॉरिटीज़ बताते हैं कि ऐसे करना, और एक नॉर्मल है जो आदमी या फिर पूरे वर्ल्ड में जो लोग फॉलो करते रहते हैं नॉर्मली। ओके। ठीक है। इन दोनों को चीज़ों को मिला के ये गैप पूरा बनाया गया हुआ है। ठीक है। ओके। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल पे वो अथॉरिटेटिव बॉडी कौन सी है, ठीक है, जो क्या कर रही है गैप के जो आपके लिए ये प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को बता रही है कि इस तरह करना है अकाउंटिंग। ठीक है। तो उसका जो नाम है यहाँ पर वो लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस पॉइंट में कि एट इंटरनेशनल लेवल सच अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी फ़िलहाल में करंटली जो हमारे लिए ये सब काम कर रही है वो कौन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आप इसको IFRS के नाम से जानते हैं। ठीक है। IFRS, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए बॉडीज़ या फिर आपके लिए इतनी अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स या पॉलिसी बोर्ड्स, कमिटीज़, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक बॉडीज़ और हर एक इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ और बोर्ड्स को आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन या फिर डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है। और जो इंडिया में ये चीज़ें फॉलो करता है या इन चीज़ों के लिए जो मॉनिटर करता है वो है हमारे पास अकाउंटिंग AS। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो है यहाँ पर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं IND AS या फिर AS। ये हमारी क्या है, अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स नेम है। ठीक है। अब इनकी हम पढ़ेंगे बाद में कि ये किसके द्वारा, किन बोर्ड के द्वारा, कमिटीज़ के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी। फिलहाल आपने याद रखना है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं वो IFRS के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं यही स्टैंडर्ड्स को, या फिर इंडिया के लिए स्पेशली जो बनाए गए हैं उन्हें कहा जाता है AS एंड INS। ठीक है, या सॉरी IND AS। ठीक है। तो आपने बस यही याद रखना है यहाँ पर। ठीक है। तो चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। अब आपको गैप का तो पता चल गया कि गैप क्या है। ठीक है। मेन जो हर एक चीज़ यूनिफॉर्मिटी के लिए जो काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ताकि हर एक कंट्री सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में देखिए जब लिबरलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे ना,
अब एक कंपनी दूसरे कंट्री में जब चली जाती है बिज़नेस करने, तो अब इस कंट्री में जो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट्स है या अकाउंटिंग के प्रोसीजर जो फॉलो किया कर रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है वो दूसरी कंट्री वही चीज़ें फॉलो कर रही है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें बहुत ही अलग थी पहले, क्योंकि तभी ये चीज़ें बन पाई है। ठीक है, 1991 में देखिए इंडिया में एलपीजी स्टार्ट किया गया था, तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी सारी अलग अलग ही थी। ठीक है, उस टाइम लोग या फिर मतलब लोग जो बिजनेसेस थे हर कंट्री के, वो उतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं थे एक दूसरे की कंट्री के लिए ना। तो इसके लिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे, हर कंट्री एक दूसरे की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को फॉलो करे, या फिर यूनिफॉर्मिटी, हर एक कंट्री एक दूसरे के यूनिफॉर्मिटी बने रहे, मतलब सभी के साथ हर कंट्री में आपस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो उसी के लिए स्टैंडर्ड्स आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट यह लिखा हुआ है, देखिए नोट्स साथ साथ में बनाते रहें, इससे आपको कभी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े फिर से एक बार रीड करें और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपको बहुत ही सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, ठीक है, और प्रोसीजर्स बताया जाएगा कि अकाउंटिंग इस तरह की जाती है। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये इशूड कौन करता है, इन्हें इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी करती है। देखिए जो इंडिया में करती है वो है मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, एमसीए जिसको हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर है इसको इशू करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो जो ये एमसीए भी है, ये भी किसी ना किसी अथॉरिटी से क्या करेगी, कोई ना कोई कमेटी होगी जिससे वो क्या करेगी, ये चीज़ें सलाह लेती है। ठीक है, सरकार किसी ना किसी से। तो यहाँ पर जो मेनली इंडिया में काम करती है वो है NFRA। ठीक है, इसको हम नफरा के नाम से जानते हैं, NFRA, नफरा पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ये है हमारी इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए जो हेल्प करता है या फिर जिसके डिस्कस करके ये चीज़ें इशू की जाती है। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मेनली ये जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चार चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, ये जो काउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चार चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, कि किस तरह किसी चीज़ को आप पहचानोगे कि ये मतलब कि एसेट है, ये लाइबिलिटी बनेगी, ये कैपिटल बनेगी, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक आइटम या हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, किस तरह काउंटिंग में इसको ट्रीट करेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद है उसकी मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हर एक आइटम को किस तरह आप मनी के फॉर्म में मेजर करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं। और थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ठीक है, देखो आप रिकॉग्नाइज करोगे, पहचानोगे, फिर उसको मनी के टर्म में मेजर करोगे कि कितना मेजर करना है, कैसे करना है। उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है अकाउंट में कि किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, किस अकाउंट में जाएगा, ये सब सारी चीज़ें ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपको बताया जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद कितना ज़्यादा उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है अकाउंट्स में। ठीक है, तो डिस्क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो कि कितना ज़्यादा उसको डिटेल में आपको शो करना है या फिर हाईलाइटेड करना है। ठीक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है अ, आगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये जो मेनली चार वर्ड है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये मेनली चार टर्म है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है या इसके अंदर जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो मेनली रिगार्डिंग इन्हीं चार हाईलाइटेड पॉइंट्स से होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपके पास यहाँ पॉइंट लिखा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पे एस लिखा होगा उसका मीनिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, तो गाइडलाइंस हैं ये। ठीक है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने इशू करी गई थी या इशू की थी। ठीक है, दे आर फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम वही जो लास्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो कि गैप ने आपको दी है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि द काउंसिल ऑफ द ICAI। ठीक है,
तो ICAI हैज़ सो फार इशूड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो टोटल अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इशू कर चुकी है, वो है 29। ठीक है, वो है इसका ध्यान रखना आपने, जो गैप के थ्रू की गई है। ठीक है, एक्चुअल में अभी जो टोटल नंबर है आई थिंक वो 41 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह है टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, याद रखना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया कितने हैं अभी? 41 है। ठीक है, अब आप पढ़ो, अब आप बोलोगे कि 29 होता है, बट आप इस वीडियो के एंड में इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि 41 कैसे हो गए। ठीक है, तो उसके बाद आपके जो टोटल तो 29 इशू किए थे शुरुआत में इनिशियली। ठीक है, बट बाद में 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वापस ले लिया गया था, जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 शामिल है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कौन सा था? वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रिलेटेड था, और 8 जो था वो था अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनको वापस ले लिया गया था इंडिया के द्वारा, मतलब इनको विड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी करंटली कितने आपके पास बच रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ठीक है, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको गैप दे रहा है, याद रखना, ध्यान से इसको समझना कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको गैप नहीं दिए गए थे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने लिखा गया है यहाँ पर, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB 1977। देखिए, साथ साथ में आपके जो बोर्ड है और कमेटीज़ है उनके भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, ASB की फुल फॉर्म क्या होती है? ये सब देखिए यहाँ पर जो इशूड है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू कर रहा था उसका बोर्ड का नाम क्या है? वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1997 में। ठीक है, ओके। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1977 में। उसके बाद है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड विच हैव टू बी कंप्लाइड विद द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अ, इस पॉइंट को हम यहाँ से स्किप कर गए थे, सॉरी, इसको काट देना आपने। ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, इस पॉइंट में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर किए जाती है, तो किसके थ्रू किए जाते हैं? वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने फिर से ऐड किया ताकि आप चीज़ें याद करें कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो किसके लिए किसने दिए गए हैं, किसके थ्रू आपको ये दिए गए थे? वो है गैप के थ्रू। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं नेचर। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेचर है वो क्या रहता है? ठीक है, सबसे पहला नेचर यही है कि क्या है, ये गाइडलाइंस होती हैं आपके लिए। ठीक है, ये क्या होती है? गाइडलाइंस होती हैं, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहे। आप रिलायबल रहे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत आपके लिए क्या हो, क्रेडिबल हो, रिलायबल हो, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या आपके लिए सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करती हो। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल ट्रुथ एंड फेयर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट लिखा है, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अब तक मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की अकाउंटिंग चलेगी। तो हम जो ग्लोबलाइजेशन वाला वर्ड कहते हैं ना, या ग्लोबलाइजेशन नाम का ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं रहती। बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने पड़ते जो अलग अलग होंगे हर एक कंट्री में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में 4 लोग बैठ गए, एक बोर्ड कमेटी बनाई, उन्होंने डिस्कस किया कि हाँ भाई ये रूल्स रहेंगे, ये रेगुलेशंस है, और ये पूरे वर्ल्ड में फैला दो भाई बस। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे थोप दो जाके, वो वैसा भी नहीं है। ठीक है, हर कंट्री के पास अपना फ्लेक्सिबल ऑप्शन है कि वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया अपने कंट्री में फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आपके पास जो स्टार्ट किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, ये कंपनी इंडिया सॉरी ये कंट्री के अपने लॉज और उनके एनवायरनमेंट को देख के ही प्रिपेयर किए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये क्या रहते हैं कि मैंडेटरी है पूरे नेचर, इनका जो नेचर रहता है वो मैंडेटरी है, ये हर एक कंट्री में होने चाहिए। ठीक है, शुरुआत में जो इन चीज़ों को शुरू किया गया था तो इसी नाम से किया था कि हमेशा ये मैंडेटरी ही रहेंगे। ठीक है, हर एक कंट्री में मैंडेटरी रहेंगे। ठीक है, तो सबको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा कि AS आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि
आपको एक कमेटी कहीं और कंट्री में बैठ के किसी ने बना दी है और आप पे जाकर ये सीधा थोप दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, अगर आपके कंट्री के लिए ये सूटेबल नहीं है तो इनको चेंज भी किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला तो यही है कि मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, हर एक कंट्री अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी। ठीक है, इससे क्या हो गया, उनको यूनिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, इससे क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो डाइवर्सनेस खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट है प्रोमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस तरह बनाई जा सकती है, ऐसे करेंगे। ठीक है, इससे ये मिलता है, प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है इससे। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेटिंग द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ इजीली आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, ओके। उसके बाद है एनहेंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिलायबिलिटी आप इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होंगे। देखिए, अब शुरू करते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये कमेटीज़ और बोर्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट और इनके आपकी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो सारे जो इम्पोर्टेड आपके सामने है ना बोर्ड्स, वो मैंने अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला आपने याद करना है IASC। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो उसका नाम रखना याद, IASC। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है अभी, IFRB। ठीक है, तो इंटरनेशनल, देखिए IAS की फुल फॉर्म है ये, IASC। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, ये कमेटी थी पहले। ठीक है, फिर 1973 में इसको IFRB के नाम से शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IASC एंड IFRB, डिफरेंस तो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, बट ये सेम ही है। ठीक है, चीज़ें मॉडिफाई होती है और उसका बाद में नाम चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है सेम। ठीक है, फिर सेकंड ये है इंटरनेशनल लेवल पे जो बोर्ड जो आपकी कमेटी बनी थी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए शुरुआत में, ये वही है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ICAI। ठीक है, ये हमारी इंडिया की है, याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, यही हमारी इंडिया की अपेक्स बॉडीज़ है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स या अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सभी को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे उनको रेगुलेट कर रही है। ओके, तो ICAI की यहाँ पे आपके पास फुल फॉर्म ली है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूरी प्रॉपर पूछी जाती है कि 1 जुलाई 1949। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ आपको ICWAI ये भी याद रखनी है, ये भी अपेक्स बॉडी है सेम। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 28 मई 1954। ठीक है, देखिए इस छोटी सी स्लाइड पे आपके ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पूरी वीडियो पे बने रहे, तो आपको प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन, और कभी भूलोगे नहीं इसके बाद, मैं गारंटी इसके बाद। ठीक है, बस आपको रिवीजन करते रहना है। तो लास्ट जो आपके पास है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1977 है। ठीक है, ये ASB ये वही बोर्ड है जो क्या कर रहा है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कर रहा है। ठीक है, और इस बोर्ड को इशू किसके द्वारा किया गया था, वो ICAI के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके, अब क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है अब पढ़ने के लिए IFRS। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, IFRS। ठीक है, अभी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनली जो इशू किए गए हैं ना, वो किसके नाम से हैं, वो IFRS के नाम से है। ठीक है, और इन IFRS को इशू किसने किया गया था। ठीक है, अब आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आर कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, ये रूल बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, ये रूल बेस्ड नहीं है। ओके, ठीक है, और इसको जो इशू किया गया वो किसके द्वारा किया गया, IASB।
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, ठीक है। दीज आर इशूड विद द इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन अ कॉन्सिस्टेंट बेसिस, ठीक है। अब इसको इशू करने का इंटेंशन क्या था, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी बने रहे और कंसिस्टेंट पूरे मतलब कंसिस्टेंटली ये इशू करते रहते हैं स्टैंडर्ड्स को, ताकि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी बने रहे, ठीक है। उसके बाद है इट इंश्योर द हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल अच्छे से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रांसपेरेंसी से के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये क्या करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है। और इससे क्या रहेगा कि आपकी कंपेरेटिबिलिटी अमंग द एंटिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब की हम क्या कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं एक एंटिटी की दूसरे एंटिटी के साथ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो लिखा गया है यहाँ पे, ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी ईजी विद द सेम स्टैंडर्ड बाय ऑल कंपनीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रुप कंसोलिडेशन होगी, ठीक है। तो एक कंट्री के साथ, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में बैठ के ही कंपैरिजन करोगे एक कंपनी की दूसरे के साथ, ठीक है। आप इंडियन कंपनी को जापानीज़ कंपनी के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो, आप इंडियन कंपनी को चाइना की किसी कंपनी के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो, आप इंडिया की कंपनी को अमेरिका की किसी भी कंपनी के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो। उनके सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, इकट्ठा रख के ना उनमें से एक निचोड़ निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी किसके थ्रू आई है, वो इसी का ही कारण है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण ही यूनिफॉर्मिटी आई हुई है, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे वो है ग्रुप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्लोबल लोकेशन, ठीक है। वही कि ग्रुप करोगे तो कैसे करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल लोकेशन, लोकेशन फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी कंट्री की बैलेंस शीट उठाओ और किसी भी और कंट्री के बैलेंस शीट के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है आपके सामने IAS एंड IFRS, ठीक है। तो पहला है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं इसमें, ठीक है। तो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इस पर पढ़े, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसको अच्छे से रीड करें कि जो लंदन बेस्ड ग्रुप था, नेमली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, IASC, इसके बारे में हमने पहले पीछे पढ़ा था, ठीक है। शुरुआत यहीं से ये याद रखना, ठीक है। IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, शुरुआत यहीं से हुई। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया था, IAS, ठीक है। तो IAS किसके द्वारा इशू किए गए हैं, वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, IASC के द्वारा, ठीक है। इशूड टू प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड इन्होंने सबसे पहले किसने किया, IASC ने किया, क्या किया इशू उन्होंने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर, बिटवीन 1997 एंड 1999 IASC ने क्या किया कि रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ओके। मतलब रिस्ट्रक्चर किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अब देखिए जो IASC वो क्या बन गया, वो बन गया IASB, ठीक है। कब बना, 1997 से 1999 के बाद इसको किस नाम से जाना गया, अब IASB, ठीक है। और इसको जो ये इफ़ेक्ट में जब आया गया, ये कब आया, मतलब काम करना कब से शुरू किया इसने, 1 अप्रैल 2001, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो IASC थी वो किस में शिफ्ट हो गई है, वो हो गई है IASB, ठीक है। बस आपके लिए लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, बोर्ड, पहले कमेटी थी और कमेटी ने क्या इशू किए थे, वो अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, IAS इशू किए थे। अब जो बन गया वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, अब इसको बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए तो अब इससे क्या हो गया कि IAS क्या था, प्रेजेंटली नोन एज IASB, ठीक है। अब IASB क्या कर रही, उसने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक सीरीज़ इशू कर दी, ठीक है। उसने भी एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, ठीक है। अब IASC ने पहले से ही करके रखे थे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब IASB ने भी,
ठीक है, उन्होंने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या किए, इंटरनेशनली इशू कर दिए। और ठीक है, अब उन्होंने जो इंटरनेशनल इशू किए उन्होंने किस नाम से किए, ठीक है, IFRS के नाम से। पहले किस नाम से थे, IAS, ठीक है, ये किसने किए, IASC ने, ठीक है। अब IASB ने इशू किए और बट उसने किस नाम से किए, IFRS। देखिए इन्होंने नाम अपना अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि जो कमेटी ने पहले इशू किए हुए थे ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि अलग अलग नाम ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे तो पहले भी अकाउंटिंग देख मान ले कि उसने एक से एक से लेकर 10 तक उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो हो सकता था वो IASB हो सकता था क्या हो सकता था कि IASB क्या करे, 10 के बाद से स्टार्ट कर ले लिखना, 11 12 इस तरह लिखना स्टार्ट कर दे, बट नहीं, उन्होंने इस तरह नहीं किया, उन्होंने अपनी सीरीज़ नहीं स्टार्ट की IFRS के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो है IASB हैज़ नॉट रिजेक्टेड द स्टैंडर्ड इशूड बाय द IAS, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, जो किसने, इसाक ने जो इशू किए थे उन्होंने उनको रिजेक्ट नहीं किया, वो कंटिन्यू किया उन्होंने, ठीक है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सीरीज़ अलग से कर दिया, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू टू बी डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, उनको चलने दिया, उनको रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। IAS जो चल रहे थे वो चल रहे थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो चल रहे थे, बट उन्होंने अब क्या किया कि IFRS के नाम से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करेंगे वो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो दो पॉइंट है वो है एक है IAS और दूसरा है IFRS, ठीक है। देखिए IAS आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, IAS मतलब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो शुरुआत में जो आपके पास दिए गए थे, याद है आपको, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हमने जो 29 आए थे, फिर 2 रिजेक्टेड थे उसमें से, ठीक है, टोटल 29 आए थे आपके सामने, ठीक है। फिर उसमें से 2 आपको रिजेक्ट करके दिए थे इंडिया ने, ठीक है। तो आपके पास करेंटली कितने हैं, 27 है, ठीक है। ये क्या है, वो IAS ने आपको इशू करके दिए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, ठीक है। अभी जो करंटली आपके पास चल रहे हैं वो IRFR के नाम से भी चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो IFRS के नाम से जो चलते हैं वो इंडियन IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो सीरीज़ रखी है ना इंडिया ने, वो रखी है 101 ICAI ने, ठीक है, इंडियन की जो अपेक्स बॉडी है उसने। देखिए अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं, ठीक है। और IFRS इंडिया में INDAS 101 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इन सबको IFRS और AS को अगर हम टोटल मिलाएंगे तो ये टोटल मिला के 41 बनते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इज़ 41, ठीक है। गैप ने जो इशू किए थे वो 29 थे, अभी 2 रिजेक्टेड है, तो टोटल 27 है अभी, ठीक है। और IFRS ने कितने की है, तो आप इसे कर सकते हैं चेक, या आपको कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि IFRS ने टोटल कितने, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए थे, ठीक है, यहाँ पे सारे नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आप प्रॉपर एक मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आप ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो शुरुआत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हुए थे जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, तो आपको मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। IFRS के द्वारा जो इशू किए थे वो मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है, या फिर आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है, ईजिली, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।